मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ततारपुर इस्तमुरार, रेवाड़ी, हरियाणा, आप सभी विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अपने इतिहास विषय का जो अध्याय है, जिसका हम अध्ययन करना आरंभ कर रहे हैं, उस अध्याय का नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा संस्कृति। जो टॉपिक, जो उपविषय आज हम इस अध्याय का पढ़ने जा रहे हैं, वह है हड़प्पा संस्कृति का विस्तार और प्रमुख केंद्र। प्यारे विद्यार्थियों, पहले भारत का इतिहास आरंभ आर्यों से होता था। पहला पाठ आर्यों का होता था, परंतु 1924 में पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल ने यह घोषणा की कि भारत में भी लगभग 5000 वर्ष पूर्व एक सभ्यता, जो बहुत ही सुंदर सभ्यता थी, विकसित थी। विश्व में अनेक प्राचीन सभ्यताएं हैं। उनमें से हमने कुछ सभ्यताओं का अध्ययन पिछली कक्षा में किया, जैसे माया सभ्यता, इंका सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये हमने प्यारे विद्यार्थियों 11वीं कक्षा में पढ़ा। उसी तरह भारत की भी अपनी एक प्राचीन सभ्यता संस्कृति है, वह है हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता के प्रमाण हमें सप्त सिंधु प्रदेश से मिले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सप्त सिंधु प्रदेश में सरस्वती, गंगा, सिंधु नदियों के बीच में जो क्षेत्र आता है, वह कहलाता रहा है सप्त सिंधु प्रदेश। जिसमें सिंधु है, उसकी सहायक नदियां आती हैं, अर्थात इन 7 नदियों के आसपास ही यह सभ्यता फली फूली। इन नदियों के किनारे, विशेष तौर पर गंगा, यमुना, सरस्वती, इन नदियों के किनारों पर हमें अधिक स्थान मिले हैं। हालांकि गंगा के किनारे कम स्थान मिले हैं, यमुना के किनारे पर भी कम स्थान मिले हैं, सरस्वती नदी के पास सबसे अधिक स्थान मिले हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे। इस सभ्यता की जानकारी भी एक बहुत रोचक कहानी है। 1856 में जब अंग्रेज लाहौर से मुल्तान तक रेल की पटरी बिछा रहे थे, तो उन्हें मोटी रोड़ियों की आवश्यकता पड़ी। प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो कि रेल की पटरियों पर पत्थर की मोटी मोटी रोड़ियां पड़ी होती हैं, जो रेल की पटरी को मजबूती प्रदान करती हैं। तो उनको उस समय वहाँ रोड़ियों की आवश्यकता हुई। उन्हें हड़प्पा के स्थान पर आग में पकाई हुई लाखों ईंटों के रोड़े मिल गए। 1872 ईस्वी में पुरातत्व वैज्ञानिकों ने भी वहाँ मुंडेरों को देखा, जो 14 से 18 मीटर आसपास के खेतों से ऊंची थी। यानी कि ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई दी वहां पर, 14 से 18 मीटर ऊंची। 1875 में अलेक्जेंडर कैनिघम ने भी हड़प्पा की मोहरों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्यारे विद्यार्थियों, अलेक्जेंडर कैनिघम लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रदेश के, और जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो उन्होंने उस समय हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र को देखा था
और कुछ मोहरों को वो ले गए थे। इसके आगे सरकार का ध्यान जाने लगा। 1921 में दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले, वर्तमान में साहिवाल, वर्तमान में ये साहिवाल जिला है पाकिस्तान का, यहाँ पास में ही हड़प्पा नगर की खुदाई की गई। खुदाई का काम MS वत्स ने करवाया और जब ये खुदाई का काम चल रहा था दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में, उसी के साथ साथ 1920-21 में ही राखल दास बनर्जी, जिसको RD बनर्जी के नाम से हम पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई करवा रहे थे। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो वहां उन्हें विचित्र प्रकार की कुछ ईंटें मिली और उन ईंटों से उनको लगा कि ये किसी प्राचीन सभ्यता के प्रमाण हैं, ये इस स्तूप से भी बहुत पुरानी ईंटें हैं। 1924-25 में इन दोनों स्थानों को सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया, यानी कि खुदाई नहीं हुई ठीक प्रकार से, इनको सुरक्षित रखा जाए ताकि कोई आसपास के लोग इन स्थानों को क्षति ना पहुंचाएं। विधिवत खुदाई खोज का काम 1980 में भारत सरकार ने शुरू कराया। कुछ क्षेत्रों में भारत में और उधर पाकिस्तान में भी खुदाई का काम हुआ। पुरातत्ववेताओं ने इस काम को आरंभ किया। यह सभ्यता कब आरंभ हुई, यह कब तक रही, हमें इसके बारे में अभी कुछ ज्ञान स्पष्ट रूप से नहीं है। स्पष्टता के लिए हमें अनेक सभ्यताओं पर भी निर्भर रहना पड़ता है। जैसे मेसोपोटामिया के हमने 2 नगर पढ़े थे, ऊर और किस। इन ऊर और किस नगरों से हमें हड़प्पा में जो मोहरें मिली हैं वैसी ही मोहरें हमें मिली। इसलिए उन मोहरों के हिसाब से विद्वानों ने हिसाब लगाया कि हड़प्पाई लोग और मेसोपोटामिया के लोग समकालीन रहे हैं। इसलिए सर जॉन मार्शल ने अनुमान लगाया कि यह सभ्यता 3250 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2750 ईस्वी पूर्व तक थी के आसपास की रही है। व्हीलर के अनुसार यह 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास का इसका काल निर्धारित किया। परंतु इसमें 3250 और 2750 में तो अंतर थोड़ा है, परंतु 2500 और 1500 में 1000 साल का अंतर आ रहा था। तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि ये सभ्यता कितनी पुरानी है। इसी दौरान रेडियो कार्बन डेटिंग का आविष्कार हो गया और काल निर्धारण के लिए ये अच्छा वरदान साबित हुई। इसके आधार पर रेडियो डेटिंग की गई। इस डेटिंग के आधार पर 3300 से 2600 ईस्वी पूर्व के इसके अवशेष निकले, यानी कि सर जॉन मार्शल का अनुमान लगभग ठीक रहा। दूसरे चरण में यानी कि मध्य चरण के इसके अवशेष 2600 से 1900 और अंतिम चरण के 1900 से 1300। अर्थात ये चरण इसलिए बने हैं कि अलग अलग समय पर ये सभ्यता नष्ट होती रही और फिर वहीं पर विकसित होती रही। नष्ट होने के कारणों को हम आगे पढ़ेंगे, उस आधार पर हम अनुमान लगा पाएंगे कि ये सभ्यता नष्ट होकर बार बार वहीं पर बसती रही है और अलग अलग समय की अलग अलग वस्तुओं का काल निर्धारण हो पाया है। आरंभ में इस सभ्यता के प्रमाण हमें सिंधु नदी के आसपास मिले थे, जिस कारण से इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, इतिहास की पुस्तक में जो पहला अध्याय जोड़ा गया उसका नाम रखा गया था सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता, घाटी का अर्थ जान लेते हैं पहले। घाटी का अर्थ होता है नदी के दोनों किनारों
का वह क्षेत्र जहां तक वर्षा काल में उसका जल पहुंचता हो। यानी कि बरसात के दिनों में बाढ़ आती है और नदी का पानी आसपास के कई किलोमीटरों तक चला जाता है, दोनों किनारों पर उछल करके, वो घाटी कहलाती है। इसलिए दूर दूर तक जो क्षेत्र मिले उसको सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे दिया गया कि भाई इस घाटी में ही फली फूली है, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों केंद्र सिंधु घाटी और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी के किनारे पर मिले थे। परंतु आज हम इसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के प्रमाण हमें सिंधु नदी के अलावा अन्य नदियों के किनारे भी मिले हैं। गंगा क्षेत्र में आलमगीरपुर, आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, आलमगीरपुर में भी मिले हैं। जो वहीं सबसे अधिक केंद्र लुप्त हो चुकी सरस्वती नदी के किनारे भी मिले हैं। सबसे अधिक केंद्र तो यही मिले हैं। इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित है ही नहीं, क्योंकि हम केंद्रों की संख्या पर लें तो सरस्वती नदी के किनारे अधिक केंद्र मिले हैं। यदि हम इसको सिंधु से दूरी देखें तो गंगा नदी के किनारे आलमगीरपुर में केंद्र मिले हैं। अब इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रहना ठीक नहीं था, क्योंकि सिंधु घाटी कहना तो अर्थ यह है कि सिंधु तक ही उसको सीमित कर देना, परंतु नदी घाटियां तो सरस्वती की भी थी, नदी घाटियां तो यमुना की भी थी, नदी घाटी तो गंगा की भी थी। अब अलग अलग नाम देना ठीक नहीं रहा। तो इस सभ्यता के सबसे पहले चिन्ह हमें हड़प्पा में मिले, इसलिए इसका नाम हड़प्पा संस्कृति रख दिया गया। और खुदाई में मिला सबसे बड़ा नगर भी है ये, इसलिए विद्वानों ने इसका नाम हड़प्पा संस्कृति रखा। 1947 ईस्वी में अर्थात भारत विभाजन के समय केवल 40 स्थानों की जानकारी पुरातत्वविदों को थी, परंतु आज 1500 के लगभग स्थान हमें मिल चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 1500 स्थानों के लगभग पहचान हमें है, जिनमें से 500 के लगभग स्थान आजकल के पाकिस्तान में है और बाकी 1000 के लगभग स्थान आज के वर्तमान हिंदुस्तान में है। अर्थात सबसे अधिक स्थान आज के भारत में हमें मिल रहे हैं। इन दोनों नदियों के बीच में ही सरस्वती नदी बहती है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे मैप में हम देखेंगे सिंधु और गंगा नदी के बीच में सरस्वती नदी थी और आज कुल स्थानों का 70% स्थान सरस्वती नदी के आसपास मिले हैं। इसलिए बहुत से विद्वान तो इस बात पर सहमत हैं कि यह संस्कृति सरस्वती नदी की संस्कृति के नाम से जानी चाहिए, क्योंकि पुराणों में और वेदों में भी सरस्वती नदी की प्रशंसा में बहुत सी बातें हमें मिलती हैं। वेदों की रचनाएं भी इसी नदी के किनारे हुई, ऐसा माना जाता है। अब मैप में देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे थे कि इस संस्कृति का विस्तार हम पढ़ रहे थे कहाँ तक है। सिंधु नदी प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से इसका नाम सिंधु पड़ता है और ये यहाँ कराची के आसपास आकर समुद्र में गिरती है। परंतु इससे पहले अनेक नदियाँ इसमें हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। इन्हीं सहायक नदियों के पास ये रावी नदी के तट पर हड़प्पा है, जो रावी नदी के बाएं तट पर है, और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर इस साइड में पड़ता है। अब यहाँ से मेहरगढ़ यहाँ है, सुत कांगेडोर प्यारे विद्यार्थी हम आगे देखेंगे यहाँ है। अब यहाँ से ये सभ्यता और ये यहाँ तक आती है, गंगा के इधर के किनारे तक, आलमगीरपुर तक।
तो ऐसी स्थिति में इसको सिंधु सभ्यता कहना ठीक नहीं था। सिंधु सभ्यता के बीच में सरस्वती नदी भी कहीं यहाँ से गुजरती हुई और ये अरब सागर में राजस्थान से निकलती हुई कच्छ के रण से होती हुई कहीं यहाँ पर गिरती थी। यहाँ हमें सबसे अधिक नगर हमें मिले हैं। फिर इसके अलावा घग्गर नदी और इन आसपास नदियों के किनारे भी हमें बहुत से केंद्र हमें मिले हैं। तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं था, हड़प्पा संस्कृति इसको नाम दिया गया, क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र और सबसे पहला केंद्र हड़प्पा ही खुदाई का रहा। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यह उत्तर से दक्षिण इसकी जो विस्तृत भाग है 1500 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसका फैलाव 1600 किलोमीटर है और यह मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी है। उत्तर में जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में मांडा से आरंभ होकर के उत्तर में दक्षिण महाराष्ट्र जिले के स्थित दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास, अहमदनगर के पास है, यहाँ तक है। पश्चिम में बलोचिस्तान में स्थित सुत कांगेडोर से लेकर के पूर्व में आलमगीर, जो मेरठ से आगे या गंगा के किनारे के आसपास स्थित है। मैप में देखते हैं एक बार कि यहाँ पर सुत कांगेडोर है प्यारे विद्यार्थियों, और ये यहाँ पर आलमगीरपुर है। इधर उत्तर में अखनूर जिले का मांडा है और यहाँ पर दैमाबाद है महाराष्ट्र का। इस तरह से इसकी प्यारे विद्यार्थियों लंबाई चौड़ाई रही है। इस मैप में आप देख रहे हैं हड़प्पा है वो रावी नदी के बाएं किनारे पर है, मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर है। अब नजर डालते हैं हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख केंद्र। तो एक बार इनको पढ़ते हैं, आगे फिर मैप में इनको समझेंगे। सबसे पहले हड़प्पा में खुदाई हुई, जैसा हमने अभी पढ़ा, 1921 में दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हुई और विशाल नगर यहाँ पर खुदाई में निकला। दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है प्यारे बच्चों मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ हड्डियाँ निकलती थी, खोपड़ियाँ निकलती थी, तो लोग सोचते थे यहाँ मरे हुए लोगों का टीला है, ये भूतों का टीला है। लोग कम जाते थे उधर डर से, भय से। यह वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। जैसा हम पढ़ रहे थे कि वो वहाँ पर एक स्तूप की खुदाई करवा रहे थे, उस समय इनको ये अवशेष मिले थे। हड़प्पा नगर के बारे में कहते हैं कि ये 7 बार बसा और उजड़ा, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उस समय 7 बार का मतलब ये था कि कोई आक्रांता तो उस समय रहे नहीं होंगे, नदी की बाढ़ों से ये बार बार डूबता रहा होगा, फिर मिट्टी जम जाती होगी, वो उसी के ऊपर फिर दोबारा अपना निर्माण कार्य कर लेते होंगे बाढ़ के खत्म होने पर। तो इस तरह से 7 बार के अवशेष हमें मिलते हैं। यहीं पर हमें एक विशाल स्नानागार के अवशेष मिलते हैं, जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में। और यहीं पर प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो अगले टॉपिक में हम आपको दिखाएंगे। अगला नगर है चन्हुदड़ो। ये भी मोहनजोदड़ो के सिंधु नदी के पास ही है। मोहनजोदड़ो नगर से 160 किलोमीटर दूर। इसकी खोज 1930 में एनजी मजूमदार जी ने की थी। यह नगर 2 बार बसा और नष्ट हुआ, यानी कि हड़प्पा का 7 बार का मिलता है, इनका 2 बार का मिलता है। यह हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र था। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, हस्तकला उद्योग का अलग से स्पेशल रूप से, उसमें हम दिखाएंगे कि ये प्रमुख केंद्र था। यहाँ अधिक से अधिक निर्माण कार्य होता था।
यानी कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का औद्योगिक केंद्र था चनहुदड़ो। यहाँ शंख की कटाई, धातु का कार्य, मोहरें बनाना, बाट बनाना, इस तरह के कार्य यहाँ पर होते थे। अन्य आवश्यकताओं का सामान, छोटी मोटी वस्तुओं का जो हमें रोजाना दिन में चाहिए, वो भी यहीं पर बनती थी। एक है कोटला निहंग खां। यह भारत में पंजाब के रोपड़ जिले सतलुज नदी के किनारे पर है। 1953 में वाईडी शर्मा ने इसकी खोज की। यानी कि अब तक हम पाकिस्तान के प्रमुख केंद्रों को पढ़ रहे थे, ये भारत में पंजाब के रोपड़ में है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, गंगानगर जिले में। इसकी खोज 1953 में ए घोष ने इसकी खुदाई कराई। यहाँ पर अधिक मात्रा में चूड़ियाँ मिली हैं और विशेषकर काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, तो कालीबंगा इसका नाम रख दिया गया, बेंगल्स से बंगा हो गया। लोथल यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। 1955 में एसआर राव ने इसकी खुदाई करवाई। लोथल की एक विशेषता जो विश्व में इस स्थान को प्रसिद्ध करती है, वह है यहाँ पर मिले बंदरगाह के अवशेष। अगले उसमें आपको अगले अध्याय में दिखाएंगे इस स्थान के अवशेष। यहाँ से जलमार्ग से व्यापार होता था अनेक देशों को, यानी कि समुद्री मार्ग से यहाँ से वस्तुएं आती जाती थी। गुजरात में एक स्थान है धोलावीरा। यहाँ पर भी हड़प्पा के अच्छे अवशेष मिले हैं। 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी जी ने इसकी खुदाई करवाई थी। यह अपनी भवन निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध नगर है। आज भी बहुत ही अच्छी स्थिति में यहाँ पर खंडर हमें मिलते हैं। बनावली यह केंद्र हरियाणा में है। आरएस बिष्ट ने इसकी खुदाई करवाई 1973 में। खुदाई में एक सुनियोजित नगर के अवशेष हमें मिले हैं। अन्य केंद्रों में जो प्रमुख केंद्र हैं जहाँ खुदाई हो गई है, उनमें आलमगीरपुर है मेरठ जिले में, राखी गढ़ी और मीताथल है दोनों हरियाणा में, मांडा है जम्मू कश्मीर में, तो सबसे उत्तर में सबसे दूर यहाँ से केंद्र मिला है। नागेश्वर और रंगपुर ये गुजरात में है, धोलावीरा लोथल की तरह। आमरी और कोट दीजी ये सिंध पाकिस्तान में है। सुत कांगेडोर और बालाकोट, सुत कांगेडोर हमने अभी ऊपर मैप में मैंने बताया था तुम्हें, बलोचिस्तान प्रांत में पड़ता है पाकिस्तान के। बड़े गांव और अम्बखेड़ी ये भी केंद्र प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में हमें मिले हैं। इस मैप में हम देखते हैं कुछ केंद्र। ये अमरी है यहाँ पर, ये चन्हुदड़ो है, चन्हुदड़ो मोहनजोदड़ो के पास ही। इस तरह से हड़प्पा, रोपड़, मीताथल, आलमगीरपुर, दक्षिण में दैमाबाद यहाँ पर है। यानी कि उत्तर में मांडा यहाँ है तो दक्षिण में दैमाबाद यहाँ है। यानी कि उत्तर से दक्षिण का इसका फैलाव है। और चन्हुदड़ो यहाँ है तो आलमगीरपुर यहाँ है। ये पूर्व से पश्चिम सबसे लंबा विस्तार है। प्यारे विद्यार्थियों, इस मैप में फिर हम एक बार इसके विस्तार और प्रमुख केंद्रों पर नज़र डालते हैं। यहाँ सुत कांगेडोर से और ये आलमगीर, यमुना नदी और इसके पार ये गंगा घाटी आ जाती है। यहाँ तक का ये क्षेत्र जो है ये इसका पूर्व से पश्चिम का विस्तार है। यहाँ रोपड़ से आगे मांडा से, जम्मू कश्मीर में मांडा से, और यहाँ महाराष्ट्र में दैमाबाद तक, ये उत्तर दक्षिण का विस्तार है इसका। ऐसे ही प्रमुख केंद्र हम देख रहे हैं यहाँ। ये मोहनजोदड़ो है प्रमुख केंद्र। इसी तरह से ये हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। ऐसे ये लोथल है समुद्र के किनारे, जो प्रमुख बंदरगाह होती थी और विश्व की सबसे प्राचीन बंदरगाह मानी गई है। यहाँ से
जल के रास्ते विश्व का व्यापार होता था, अनेक देशों के साथ व्यापार होता था। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक और मैप आपके सामने है। इसमें और अधिक हड़प्पा संस्कृति के केंद्र दिखाए गए हैं। आप इस स्लाइड को यहाँ रोक करके और अनेक केंद्र आप देख सकते हैं, इस मैप में आसानी से ढूंढ सकते हैं। अपना विषय अब समाप्त हो गया और विषय से संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से आप इन स्लाइडों को रोक करके लिख सकते हैं। यानी कि जो हमने पढ़ा है और लिखित रूप से हम जो देखते रहे हैं उन्हीं में ही इन प्रश्नों के उत्तर आप देखकर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाने लगा है? हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख केंद्रों का वर्णन करें। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार भारत के कौन कौन से प्रांतों में है? तो इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।